नमस्कार मित्रों, मैं मोनू भट्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडी, जिसमें हम अभी 12th की इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी बात कर रहे हैं जिनका कंपटीशन में भी रोल होता है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक पर, जिसको हिंदी में केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है। देखिए, इस टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है, इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, कब एस्टैब्लिश हुआ, इसके बाद इसका गवर्नर कौन है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है। सबसे पहले बात करूं कि भाई एक सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो सेंट्रल बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को और एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, साथ ही करेंसी इशू के मामले में मोनोपोली राइट्स रखती है। यानी कि सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन के तीन अहम चीजें हैं। पहली बात, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। दूसरी बात, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, सिस्टम कंट्रोल करता है। और तीसरी बात, करेंसी इशू करता है। ठीक है, तो इट मीन्स सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री विच कंट्रोल्स द एंटायर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड हैज एक्सक्लूसिव राइट्स इन द इश्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन सा है। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 1935 को की गई थी। ठीक है, किसके तहत? आरबीआई ऑर्डिनेंस 1934 के तहत इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे दैट वाज ऑसबॉर्न स्मिथ। ये इसके पहले गवर्नर थे जो एक ब्रिटिश थे, बिकॉज आरबीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो ब्रिटिश पीरियड में हुई थी, तो उसके पहले गवर्नर जो बनाए गए थे दैट वाज ऑसबॉर्न स्मिथ। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और आरबीआई का नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वो किया गया 1 जनवरी 1949 को एज पर आरबीआई ऑर्डिनेंस 1949 के तहत। ठीक है, तो अभी तो हम आरबीआई की हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं कि आरबीआई बना कब? 1 जुलाई 1935 को बना एज पर आरबीआई ऑर्डिनेंस 1934। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि एक ब्रिटिश थे, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, nationalization of RBI was performed on 1st January 1949 and as per the RBI Ordinance 1949। जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, उसके बाद इंडिया के जो पहले गवर्नर आरबीआई के बने दैट वाज सीडी देशमुख। ये पहले गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट वाज सीडी देशमुख। प्रेजेंट में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो मिस्टर शशिकांत दास हैं। प्रेजेंट
आरबीआई गवर्नर इज शशिकांत दास। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ यह बताया है कि आरबीआई है क्या, या उससे भी पहले मैंने आपसे बात की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। फिर हम इंडिया पे आए और इंडिया में मैंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई की एस्टैब्लिश 1934 में हुई, 1 जुलाई 1934, 1934। फर्स्ट गवर्नर वाज ऑसबॉर्न स्मिथ। Nationalization of RBI was performed on 1st January 1949 and its first Indian governor was C.D. देशमुख। उसके बाद मैंने बात कर रहा हूं कि मैं प्रेजेंट गवर्नर जो हैं वो इंडिया में शशिकांत दास हैं। इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर भी हुए, द वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ आरबीआई। पीएम कम गवर्नर of RBI. The one and only person of the Indian history is Dr. Manmohan Singh. ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप आराम से इसको समझते जाइए। तो मैंने कहा फर्स्ट द वन एंड ओनली गवर्नर ऑफ द आरबीआई who has also become the finance minister as well as the prime minister of India, and that was Dr. Manmohan Singh. आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई। और एक बात और विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आरबीआई हैज नो ब्रांच। आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं। इसके अलावा एक और चीज आपके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट मींस कस्टमर से आरबीआई का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। या क्लियर दिमाग में बिठा लीजिए कि आरबीआई का कस्टमर के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं functions of central bank। देखिए सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन होता है इशू ऑफ करेंसी। किसी भी कंट्री के अंदर करेंसी को इशू करने के एक्सक्लूसिव राइट्स वहां के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। इंडिया में ये आरबीआई के पास है। सेंट्रल बैंक जो भी करेंसी इशू करता है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती है, यानी आप किसी भी परिस्थिति में उस करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंडेड होते हैं। करेंसी जो इशू करेगा इंडिया में, मैंने कहा कि आरबीआई करता है। इंडिया में दो तरह की करेंसी चलती है, एक तो होती है कॉइन करेंसी और एक होती है पेपर करेंसी। इंडिया में कॉइन करेंसी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है और पेपर करेंसी कॉइन करेंसी प्लस ₹1 का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, जबकि ₹2 से लेकर ₹2000 तक के जितने भी नोट हैं वो आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक छापता है। अब हम बात करते हैं कि क्या सेंट्रल बैंक ऐसे ही नोट छाप लेता है? नहीं, सेंट्रल बैंक जब नोट छापता है तो उसको कुछ सिक्योरिटीज रखनी होती हैं और उनके बेसिस पर वो नोट छापता है। या तो सिक्योरिटीज रखी जाती हैं या गोल्ड रखा जाता है। देखिए दो तरह के सिस्टम काम में लिए जाते हैं करेंसी को इशू करने के लिए। एक तो होता है प्रपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम और दूसरा होता है मिनिमम और रिजर्व सिस्टम।
सबसे पहले हम बात करें प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम की, तो प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम में जितने की करेंसी आपको छापनी है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन या तो गोल्ड या स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज के तौर पर रखा जाता है, जबकि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर 200 करोड़ रुपए के गोल्ड और सिक्योरिटीज रखे जाते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी नोट इशू किए जाते हैं। इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम काम में लिया जाता है, दैट इज अडॉप्टेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में हम 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखते हैं और 85 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटीज रखी जाती है। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं इंडिया में। मैंने कहा कौन सा सिस्टम काम में आता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम काम में आता है। 115 करोड़ रुपए का हम गोल्ड रखते हैं और 85 करोड़ रुपए की हम अदर सिक्योरिटीज रखते हैं और उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक करेंसी इशू की जाती है। तो दैट इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और इन टर्म्स ऑफ इंडिया आरबीआई, इशू ऑफ करेंसी। इसीलिए जो हिस्ट्री में स्टार्टिंग में आरबीआई जो इशू ऑफ करेंसी इसका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइम फंक्शन है, इसीलिए इसको इशू बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता था। अब हम अगली बात पे आते हैं। गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले एज ए एजेंट काम करता है, एज अ बैंक काम करता है और एज ए एडवाइजर काम करता है। एडवाइजर काम करता है। जब बात आती है एज ए एजेंट की, तो सेंट्रल बैंक जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। जब बैंक की बात आती है तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है जिनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है वो 90 डेज की होती है, फॉर 90 डेज। और इन लोन्स पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। अब हम आते हैं एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक चलाता है। इसके अलावा चूंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में सेंट्रल बैंक को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार बनाती है उन पॉलिसीज पर गवर्नमेंट को एडवाइजरी देने का काम भी करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए एजेंट, एज अ बैंकर एंड एज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये सेंट्रल बैंक का दूसरा फंक्शन बनता है। अब हम आते हैं तीसरे फंक्शन पर, दैट इज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, देखिए, एक कस्टमर का जो बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन होता है, सेम रिलेशनशिप विल बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक। हमारा कमर्शियल बैंक के साथ क्या रिलेशन है कि हम डिपॉजिट देते हैं कमर्शियल बैंक को और लोन लेते हैं। सेम इसी तरीके से हर बैंक का सेंट्रल बैंक में अकाउंट होता है जिसमें वो CRR या कैश रिजर्व रेशो का अमाउंट रखता है। अपार्ट ऑफ दैट, कमर्शियल बैंकों को जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो रेपो रेट और बैंक रेट के अगेंस्ट बैंकों को लोन देता है। इसके अलावा एंटायर बैंकिंग सिस्टम का जो सुपरविजन होता है, दैट सुपरविजन विल बी परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक और इन इंडिया आरबीआई। इसके अलावा नए बैंकों को लाइसेंस देना, बैंक ब्रांचेस का एक्सपेंशन करना, बैंकों की वर्किंग प्रोसेस पे नजर रखना, ये सारे काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इसीलिए उसको क्या बोला गया है? बैंकों का बैंक। नेक्स्ट बात आती है लेंडर ऑफ
लास्ट रिजोर्ट, या इसको हम लास्ट लेंडर फंक्शन भी बोलते हैं। लास्ट लेंडर, देखिए हमारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है वो ट्रस्ट पर चलता है। कमर्शियल बैंक इस ट्रस्ट पर कस्टमर को उधार देता है कि सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसा वापस लेने नहीं आएंगे, और हमारा ट्रस्ट बैंकों पर मनी सेफ्टी के मामले में होता है। अगर इन ट्रस्ट में से कोई एक ट्रस्ट अगर ब्रेक होता है तो बैंक इमरजेंसी की सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डिपॉजिटर्स उससे पैसा विड्रॉल लेने पहुंच जाएंगे। इट मींस अगर बैंक फाइनेंशियल इमरजेंसी के में आ जाता है या बैंकिंग सिस्टम पर से लोगों का फेथ कम होना शुरू हो जाता है, तो एज ए लास्ट लेंडर सेंट्रल बैंक सामने आता है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फंड अवेलेबल करा करके उसको पहले तो उस फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकलने में हेल्प करता है, एंड देन आफ्टर पब्लिक का जो ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम पे कम हो रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए एफर्ट्स करता है। और इसीलिए बैंक को क्या, सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट या लास्ट लेंडर, कि जहां कोई नहीं है वहां कमर्शियल बैंकों के लिए कौन खड़ा होता है, सेंट्रल बैंक खड़ा होता है। तो दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। किसी भी कंट्री में जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है उसका कस्टोडियन कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदलना, फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में बदलना, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इंडिया में आरबीआई ये सारे काम परफॉर्म करता है। इसके अलावा आरबीआई या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक उस देश की आपके क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज बनाने के लिए मैनेज्ड फ्लोटिंग परफॉर्म करता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स, वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन करेंसी को खरीदता भी है और फॉरेन करेंसी को बेचता भी है। अगर इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो फॉरेक्स मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था करके वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता है, और अगर इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और एक्सचेंज रेट डिक्रीज होने लगती है तो उस फॉरेक्स को बेच करके वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का काम करता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहा जाता है। अगला और लास्ट दो फंक्शन आपके और बचे हैं। इसके बाद अगला फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस। देखिए, बैंकों के आपस के ट्रांजैक्शंस को क्लियर करता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, क्लियरिंग हाउस कहा जाता है, ताकि कैश का जो ट्रांजैक्शन है कम से कम हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया ए, बी और सी तीन लोग हैं। ए का खाता एसबीआई में है, बी का खाता पीएनबी में है और सी का खाता सपोज एक्सिस बैंक में है। एसबीआई ए ने एसबीआई का एक 10,000 रुपए का चेक काटा और वो बी को दे दिया, दैट वाज गिवन टू बी। बी ने एक चेक काटा 15,000 रुपए का जो सी को दे दिया, और सी ने एक चेक फिर काटा 10,000 रुपए का जो ए को दे दिया। इसका मतलब तीन ट्रांजैक्शंस यहां पर हैं। ए बी को 10,000 रुपए देगा, बी सी को 15,000 रुपए देगा और सी ए को 10,000 रुपए देगा। अब ए का खाता एसबीआई में है तो इसका मतलब एसबीआई के थ्रू वो पैसा किसके पास जाएगा, पीएनबी के पास जाएगा। ये 15,000 रुपए पीएनबी के थ्रू एक्सिस बैंक के पास जाएंगे और ये 10,000 रुपए एक्सिस बैंक के थ्रू एसबीआई के पास जाएंगे। तो तीन ट्रांजैक्शन हो गए कि एसबीआई पीएनबी को भी 10,000 देगा, पीएनबी एक्सिस को 15,000 रुपए देगा, एक्सिस एसबीआई को 10,000 रुपए देगा। इन
तीनों बैंकों के खाते किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास होंगे। अब आरबीआई क्या करेगा? क्लियरेंस फंक्शन होता क्या है उसको समझिए। अब आप एक चीज देखिए, 10,000 रुपए राइट ऑफ हो रहे हैं तीनों के, क्योंकि इसने इसको देने, इसने इसको देने, इसने। यहां पर एक 5,000 रुपए का एक्सेस अमाउंट है जो यहां से यहां जाना है। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई पीएनबी के खाते में से 5,000 रुपए निकालेगा और वो किस में डाल देगा? एक्सिस बैंक में डाल देगा। एक्सिस बैंक के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और एक ट्रांजेक्शन से आरबीआई 3 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर देगा। इसको कहा जाता है क्लियरेंस। और ये क्लियरेंस का फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करता है या सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, इसलिए सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है? क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेजर फंक्शन होते हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर उसका सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। इसके अलावा इंडिया में कुछ अदर फंक्शंस आरबीआई परफॉर्म करता है। अदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसमें पहला फंक्शन है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये इसको मैं और सिंपल से तरीके से लिख दूं, प्रोविजन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट का प्रोविजन करना आरबीआई का काम है और आरबीआई ये काम अपनी एक सबऑर्डिनेट एजेंसी नाबार्ड के थ्रू करता है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसके थ्रू करता है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी, एज पर द रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू हुई थी। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ डैमेज करेंसी। डैमेज करेंसी, जितने भी फटे पुराने नोट या डैमेज करेंसी होती है उसको फेयर करेंसी में कन्वर्ट करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। थर्ड, इकोनॉमिक रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज पर रिसर्च होती है या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारी परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आरबीआई की होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है और इंडिया में ये फंक्शंस आरबीआई परफॉर्म करता है। इन मेजर फंक्शंस के अलावा सेंट्रल बैंक का एक सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन होता है, जिसके तहत वो सेंट्रल कमर्शियल बैंकों द्वारा जनरेट की जाने वाली क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वो फंक्शन या वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या टूल यूज होते हैं, उन सारे टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक आप इसको देखते रहें, समझते रहें, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स का बेनिफिट लें। थैंक यू वेरी मच।